मींस के ये हमारे पास क्या निकल आया है, मल्टीप्लायर निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर। मींस कि इसी फॉर्मूला को मैंने रीअरेंज कर दिया है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसी फॉर्मूला को रीअरेंज किया है कि ये हमारे पास डिवीजन में आ गया है और ये इज इक्वल के दूसरी तरफ चला गया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। चेंज इन चेंज इन इनकम हमारे पास है 15,000 और चेंज मल्टीप्लायर हमारे पास निकला है 3.34। आंसर क्या है जी? 450 4.5 इसे 5 एग्जैक्ट 4500। ये 4500 की हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया था। तो 4500 इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज कितना आया है 15,000 का। तो मींस के इन्वेस्टमेंट में चेंज आया और उसकी निस्बत इनकम में भी चेंज आया है, दोनों पॉजिटिव में। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उससे ज्यादा इनकम में चेंज आया, तो ग्रेटर रेशियो में चेंज तो आना चाहिए। तो दोनों में चेंज किया है पॉजिटिव। तो ये आपके पास कौन सा मल्टीप्लायर कहलाएगा? पॉजिटिव मल्टीप्लायर। इसकी पिक ले लें, ये स्क्रीन अभी जा रही है। इसके बाद मल्टीप्लायर प्रिंसिपल है, आपको टेबल से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट न्यूमेरिकली हमने इसको देखना है कि न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी न्यूमेरिकल करवाया है वही यहाँ पर इस्तेमाल भी होगा। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज़ तो ये होती है जो किसी एक पर्सन की कंजम्पशन होती है वो किसी दूसरे पर्सन का क्या बनता है? इनकम बनती है। मीन्स कि एक पर्सन अगर कंज्यूम करेगा तो सेकंड पर्सन की वो क्या बनेगी? इनकम बनेगी। उसके बाद फिर अगला पर्सन उसे कंज्यूम करेगा तो नेक्स्ट पर्सन की वो क्या बन जाएगी? इनकम। लेकिन मल्टीप्लायर का जो प्रिंसिपल है अगर हमने उसे परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उसके कुछ अजम्पशंस हैं, अगर वो फुलफिल होंगे तो ही मल्टीप्लायर वर्क करेगा, अदरवाइज मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर हम उसके अजम्पशन की बात करें तो वो कहते हैं कि आपके पास जो है एमपीसी हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट एमपीसी। मींस कि अगर हम इसके अजम्पशंस की बात करें तो नंबर 1 पे इसका अजम्पशन ये है कि कांस्टेंट एमपीसी। इसका मतलब ये होगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ ईच पर्सन ऑलवेज कांस्टेंट। मींस कि जो पर्सन जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है या वो कंज्यूम कर रहा है, हर पर्सन उतने पैसे ही क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। या वो जो रेशो उसकी बताई जाएगी या अपनी इनकम में से 60% या 70% वो पैसा कंज्यूम करेगा। तो इट्स मींस के हर दफा, हर स्टेज पे, हर लेवल पे या हर राउंड पे हर पर्सन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा या कंज्यूम करेगा? 60 या 70%। जो भी आपको वो रेशो बताई गई होगी वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक कहेगा भाई मैं तो इतने कंज्यूम करना ही नहीं चाहता। तो अगर कोई एक पर्सन उतना कंज्यूम नहीं करेगा तो वो जो सर्कल चल रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। इट्स मींस कि मल्टीप्लायर वहां पर करना फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि एमसीक्यूज में दोनों चीजें बताई होती है। एमसीक्यूज में लिख देगा कांस्टेंट एमपीसी, कांस्टेंट एमपीएस। आप कहेंगे कि वहां पर तो एमपीएस की मदद से निकलता है मल्टीप्लायर, तो कहीं कांस्टेंट एमपीसी, क्योंकि अगर एमपीसी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि सेविंग भी तो रिमेनिंग पोजीशन सेविंग ही है, वो भी तो कांस्टेंट रहेगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूं कि एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस क्या होगा? 0.3। अगर ये कांस्टेंट है 0.7 इट्स मींस कि सेविंग भी तो कांस्टेंट ही। लेकिन एमसीक्यूज में जब वो ये दोनों हेडिंग्स देगा तो सिलेक्ट 2 ऑप्शंस पे अगर वो बात करे इनमें से कोई ना हो
तो फिर दोनों सिलेक्ट कर लेना, कांस्टेंट एमपीसी एंड कांस्टेंट एमपीएस। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए और इसमें कांस्टेंट एमपीएस है और कांस्टेंट एमपीसी, तो कौन सा करेंगे? कांस्टेंट एमपी। तो कांस्टेंट एमपीसी हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्ट यानी टू ऑप्शन होता है और कांस्टेंट एमपीएस नहीं बताया तो फिर इसका मतलब है कि इनमें से कोई और ऑप्शन भी मौजूद होगा। आप उनमें से जो भी रेलेवेंट इसके ऑप्शन बनेंगे अजम्पशंस में आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? कांस्टेंट एमपीसी। हाँ, अगर ये नहीं होता और इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज वहां और नहीं है तो फिर मजबूरन किसकी तरफ जाना है? कांस्टेंट एमपीएस की तरफ। इसके बाद कहते हैं जी कंटीन्यूअस स्पेंडिंग, और जो स्पेंडिंग है वो कंटीन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि भाई मुझे तो स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो स्पेंड नहीं करेगा तो नेक्स्ट पर्सन की इनकम नहीं बढ़ेगी। इसके बाद नो चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता है कि प्राइस पहले की निस्बत ज्यादा हो जाए तो कंजम्पशन भी पहले से क्या हो जाएगी? ज्यादा करेगा ना, मींस महंगा है, अगर चीज महंगी मिलना शुरू हो गई है तो अब अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन वो उसका जो चीजें पहले खरीद रहा था अभी भी उतनी ही खरीदेगा, लेकिन पैसा क्या लगेगा? ज्यादा जाएगा ना। पहले अगर वो 70 रुपए की एक चीज खरीदा करता था और इनकम उसकी थी 100 रुपीज, अब भी इनकम 100 रुपीज है लेकिन वो चीज महंगी हो गई है तो चीज तो अभी भी खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा 80 रुपीज की। तो अब एमपीसी क्या सेम रहा? नहीं, वो तो कितना रखना था? 70, यानी कि कंजम्पशन तो सेम रखनी थी, लेकिन चीजें महंगी होने की वजह से कंजम्पशन भी इफेक्ट होगी। तो कहता है कि किसी किस्म का प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। स्पेंडिंग भी हमेशा क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और एमपीसी भी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। उसके बाद कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज नॉट अचीव्ड येट, अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव नहीं होना चाहिए, या अभी आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक या प्रोडक्शन पोटेंशियल तक ना पहुंचे हो तो मल्टीप्लायर लगेगा, अदरवाइज मल्टीप्लायर नहीं लगेगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ पर क्या है जी? प्रोडक्शन पोटेंशियल मींस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। अभी तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं पहुंचे। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं पहुंचे तो मल्टीप्लायर वर्क करेगा, अदरवाइज मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा। ये इसकी असम्पशन है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि लोग अगर चीजों की डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? पहले की निस्बत बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो चीजें क्या करना शुरू कर देंगे? सप्लाई करना शुरू कर देंगे। फिर लोगों की जो है वो चीजों की डिमांड बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड पहले की निस्बत मजीद बढ़ गई। अब प्राइस लेवल भी क्या हो गया? अब सप्लाई भी क्या हो गई? पहले की निस्बत ज्यादा। अब प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी है वो पहले की निस्बत हम क्या करें? ज्यादा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का भी क्या हो रहा है? सप्लाई कर रहा है, और क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा क्या कर रहा है? सप्लाई। ये बात तो शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग भी पूरी हो रही है, लेकिन एक हद तक ही इनकम जनरेट कर पाएगा। और हम कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, और वो इनकम सिर्फ उस वक्त तक बढ़ेगी जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं चले जाते। जैसे ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जाएंगे तो हम वहां तक तो अपनी इनकम को क्वांटिटी बेच के अपनी इनकम पहले से क्या करते जा रहे हैं? ज्यादा करते जा रहे हैं या नहीं? नेशनल इनकम पहले से बढ़ती जा रही है या नहीं? वो तब ही बढ़ रही है जब अभी हम क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे हैं। अभी तक हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं किया। लेकिन अब अगर हम एक ऐसे सिनेरियो की बात करेंगे जहां पर हमने
एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम हो सकते हैं कि इतनी ही यहाँ तक इनकम जनरेट कर रहे हो। अब इसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट लेवल से अबव चले, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अबव चले गए, तो चीजों को महंगा करके जरूर बेचेंगे, चीजों को महंगा करके जरूर बेचेंगे, लेकिन बेच कितना सकेंगे? जो हमारे लोकल एग्रीगेट सप्लाई, जहां तक हम प्रोडक्शन पोटेंशियल कर सकते हैं, तो क्या हम इनकम किस लाइन से आगे जनरेट कर सकते हैं? नहीं। फिर हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते रहें, हम इनकम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो यही कहता है कि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आप कर रहे हैं उससे ज्यादा इनकम नहीं होगी। यहाँ इससे लो पे अगर रहेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट जितने रुपए की करते हैं आपको इनकम उससे ज्यादा की जनरेट करके देता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सर हम नए रिसोर्सेज ले आएंगे, इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग रन को शिफ्ट करवा देंगे राइट साइड पे और वो परमानेंटली हो भी जाएगा, लेकिन क्या जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतना रिटर्न मिलना शुरू होगा? नहीं। नया प्लान लगाते क्या आप उतनी इनकम जनरेट कर लेंगे जितने की इन्वेस्टमेंट की होगी? नहीं। तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो क्या मल्टीप्लायर की डेफिनेशन फुलफिल होगी? नहीं। कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में चेंज आए, लेकिन जितनी रेशो से आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे ज्यादा इनकम आए, तो वो सिर्फ बिलो दी प्रोडक्शन पोटेंशियल ही ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आप इनकम अच्छी खासी जनरेट कर लें, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक आप प्रोडक्शन पोटेंशियल तक ना पहुंचे हों। क्योंकि अगर आप इससे आगे मूव करना चाहेंगे तो आपको नए रिसोर्सेज लाना पड़ेंगे, आपको लेबर क्वालिफाइड स्किल लेबर लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी वो जो है उसमें आपको इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, इनोवेशन होना पड़ेगा, आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फाइंड करना पड़ेंगे। तो ये जो है ये तमाम के तमाम रिसोर्सेज लाएंगे, तो जितना पैसा आप उस पे लगाएंगे क्या आप उतना रिटर्न फौरन से कमा लेंगे? नहीं कमाएंगे। तो वहां पर जाके फिर कौन काम करना शुरू करेगा? दूसरा पैटर्न, वो क्या था? एसिलिटेटर, वो इसे वापस लाना शुरू करेगा। वहां पर ये पॉजिटिव मल्टीप्लायर जाएगा, नेगेटिव एसिलिटेटर से वापस ले आएगा, फिर पॉजिटिव मल्टीप्लायर जाएगा और फिर नेगेटिव एसिलिटेटर से वापस ले आएगा। इनकम यहां पे कांस्टेंट हो गई, प्राइस तो इंक्रीज हो गई है, तो इनकम तो इंक्रीज होनी चाहिए, तो फिर डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। हम तो प्राइस इसलिए बढ़ा रहे हैं कि लोग अपनी डिमांड कम कर दें, क्योंकि हम इससे ज्यादा चीजें बना के नहीं बेच सकते। तो जब हम उससे ज्यादा चीजें नहीं बना के बेच सकते तो हम चीजें महंगी करेंगे, तो महंगी करने के साथ कुछ ग्राहक क्या होते हैं? निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अब फिर भी स्टोर के अंदर कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। क्यों पड़ी हैं? महंगे होने के साथ कुछ ऐसे थे जो सिर्फ इसी ताक में बैठे थे कि ये सस्ती है तो खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही रेट बढ़े उन्होंने कहा यार कोई फायदा नहीं, बाद में देख लेंगे, जब जरूरत होगी तब खरीद लेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तब वो इस सिनेरियो पे आ जाएंगे। तो प्राइस बढ़ाई तब जाती है कि लोग डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं, क्योंकि ये जितना हम बना के दे सकते थे लोगों की डिमांड उससे भी ज्यादा हो गई, तो रेट ही इतना ज्यादा कर देंगे जो सीरियस बायर हैं जस्ट वो आए वो बाय करें, और बाकी जो सिर्फ तमाशाई हैं वो दूर से देखने चले जाएं। जी सर, इस ग्राफ में हमने सिर्फ ये जो क्वांटिटी है इसको इन्वेस्टमेंट लेना है, ये जो बायर है इसको इनकम लेना है। यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि ये इनकम है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या हो रही है? साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है, और इनकम तब तक ही बढ़ेगी जब तक आप क्या करेंगे? अब आप देखें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाई, लेकिन क्या इनकम बढ़ी? नहीं, वो उधर की उधर ही। किसने बना दी थी पिक्चर? बस ये शेयर करते हैं, क्योंकि अब ये दोबारा स्लाइड में जब भी जाएगी ब्लैक स्क्रीन में। तो इसके बाद है जी नो चेंज इन टैक्स रेट्स। टैक्स रेट में भी किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स रेट में चेंज आएगा तो डिस्पोजेबल इनकम इफेक्ट होगी, और अगर डिस्पोजेबल इनकम इफेक्ट होगी तो एमपीसी और एमपीएसपी क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो मींस के ये कुछ बातें अगर इनमें से कोई दो याद रख लेंगे, एक या दो, तो सारी आपस में लिंक कर देंगे। नंबर 1 पे कि एमपीसी हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अगर आपकी कंजम्पशन कांस्टेंट है तो फिर आपने करनी भी लगातार है, मींस कंटिन्यूअस स्पेंडिंग होनी चाहिए। फिर प्राइस लेवल भी किसी किस्म का ज्यादा
नहीं होना चाहिए। और अभी तक हम प्रोडक्शन पोटेंशियल तक या फुल एम्प्लॉयमेंट तक ना पहुंचे हो, या अभी हम स्पेयर कैपेसिटी में मौजूद हों, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। इसके मुतबादिल ये सेंटेंस भी आ सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए। और नो चेंज इन टैक्स रेट, टैक्स में किसी किस्म का कोई भी चेंज रेट्स में ना आया हो, तो फिर ये जो आपके पास मल्टीप्लायर है ये वर्क कर सकता है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब मल्टीप्लायर देखते हैं। अब सबसे पहले वो कहते हैं कि इनकम में चेंज आया है 1000, इनकम में चेंज आया है 1000 का, और उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि कंजम्पशन कितनी रखनी है, एमपीसी रखना है 0.6। इसका मतलब है कि एमपीएस क्या होगा 0.4। अब एक पर्सन ने अपनी इनकम में उसके चेंज आया 1000 रुपए से। अब इनकम में अगर 1000 रुपए से चेंज आया है तो वो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से आया होगा। अब इसमें से 60% ये क्या करेगा, कंज्यूम कर देगा। जब वो 60% कंज्यूम करेगा तो 600 उसकी क्या बन जाएगी, कंजम्पशन, और 400 क्या बन जाएगी, सेविंग। अब ये जो 600 इसकी कंजम्पशन बढ़ी है, ये सेकंड पर्सन के लिए क्या बनेगा, इनकम। अब ये अपनी इनकम का 60% क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, 40% क्या करेगा, सेव करेगा। अब जो इसकी ये 60%